डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम अनाच्छादन के बारे में पढ़ रहे थे। अनाच्छादन में मैंने आपको बताया कि अनाच्छादन अपक्षय और अपरदन का परिणाम होता है, जिसमें हम अपक्षय के बारे में इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपरदन और निक्षेपण के बारे में। अपक्षय की क्रिया हो जाने के बाद अर्थात चट्टानों के अपने स्थान पर जब टूट फूट की क्रिया होती है और चट्टानें चाहे विघटन है चाहे विखंडन है, इसकी क्रिया के द्वारा चूर चूर होकर के अपने ही स्थान पर टूटती रहती हैं या एकत्रित होती रहती हैं। फिर वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण फिसलकर या ढाल के नीचे जाकर जमा हो जाती हैं। अब ये जो जमा होती है तो इससे क्या बन जाता है, अवसाद बन जाता है, ढेर सा लग जाता है चट्टानों के चूर्ण का। तो ये अधिक समय तक नहीं रहता, फिर गतिशील शक्तियां जो होती हैं इन्हें हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। अर्थात चाहे नदी है, हवा है, जल है, हिमनद है या समुद्र की लहरें हैं, इनके मार्ग में जब कोई भी चट्टानी अवसाद मिलता है तो उसको ये अपने साथ भा करके या उड़ा करके ले जाती हैं। उसके जब ये इसको अपने साथ लेकर के जाती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इनमें जो चट्टान चूर्ण जाते हैं वो भी अन्य चट्टानों के साथ में रगड़ खाते हैं और उनको भी प्रभावित करते रहते हैं। तो इस तरीके से गतिशील शक्तियों के द्वारा जो शैलों के अपघर्षण और परिवहन दोनों ही प्रक्रियाएं सामूहिक रूप से होती रहती हैं, उसे हम अपर्दन कहते हैं। अपघर्षण का मतलब है चट्टाने के चूर्ण को जब हम भा के ले जाते हैं और वो चूर्ण जब किसी अन्य चट्टान से टकराता है तो उसमें रगड़ उत्पन्न करता है, इसे हम अपघर्षण कहते हैं। और परिवहन का मतलब भा करके ले जाना। तो इस तरीके से जब गतिशील शक्तियों द्वारा चट्टानों के चूर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसे हम अपरदन की क्रिया कहते हैं। जब हम अपरदन के कारकों की बात करते हैं तो इसमें नदी है और वर्षा का जल है, चाहे पवन है, समुद्री लहरें, ये सभी महत्वपूर्ण इसके कारक हैं। अपरदन के अंग की बात करते हैं हम, अर्थात अपरदन की क्रिया किस किस रूप में होती है। तो मेनली हम देखें तो अपरदन की जो क्रिया होती है वो उसके तीन मुख्य अंग होते हैं। सबसे पहला तो जो गतिशील शक्तियां होती हैं वो ढालों से अपरदन द्वारा छीलन या शैलों के चूर्ण को ग्रहण करती हैं। दूसरा, इस छोलन को अन्यत्र भाग कर ले जाती है, अर्थात जो भी इनको चट्टानों का चूर्ण जो भी मिलता है, चाहे वो ढालों से मिले चाहे किसी भी एरिया से मिले, उसको फिर ये भाग करके दूसरी जगह ले जाती हैं। पारस्परिक अपघर्षण होता है जिसके कारण ये अपने रास्ते में आने वाले जितने भी स्थल खंड होते हैं या जिसके ऊपर से पानी बह रहा है या जिसके ऊपर से पवन चल रही है उसको खुरचने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो अपघर्षण की क्रिया है वो अपरदन का मूल आधार होती है और जो परिवहन के बिना कभी संभव नहीं होती। तो जो परिवहन है वो भी अपरदन का महत्वपूर्ण अंग है। परिवहन का मतलब जो बहकर जा रही है। तो परिवहन की भी तीन विधियां होती हैं। सबसे पहले आता है घोलकर, जैसे कि अपरदन के साधन शैलों को घोलकर अदृश्य रूप में ले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नमक और चूना जो होता है वो हमेशा पानी में घुला हुआ दिखता है। तो जब ये पानी के द्वारा इस तरीके से घोल करके ले जाया जाता है तो इसे हम सॉल्यूशन या फिर घोलकर क्रिया कहते हैं। दूसरा आता है लटक्कर। लटक्कर का मतलब है जैसे अपरदन के साधन जब शैलों के महीन कणों को अपने साथ तैरते हुए ले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाढ़ के समय में बहुत सारी मात्रा में मिट्टी बह करके आती है, तो वह क्रिया लटक्कर की होती है। तीसरा आता है इसमें भाकर यानी साल्टेशन। जब अपरदन का साधन अपने प्रभाव वेग से शैलों अथवा धूल कणों को तलहटी के साथ घसीटता हुआ ले जाता है, यानी बड़े बड़े टुकड़ों को या धूल कणों को ले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं भाकर ले जाने की क्रिया। आपने देखा होगा नदियों के साथ में कंकड़ पत्थर बहते ही रहते हैं। तो इस तरीके से जो अपरदन है इसके अंतर्गत परिवहन की क्रिया को भी हम शामिल करते हैं और अपघर्षण की क्रिया को भी शामिल करते हैं। तो अपक्षय होता है, अपक्षय के बाद में जो अपरदन होता है उसकी क्रिया घटित होती है। अपर्दन हो जाने के बाद में जितना भी चट्टान चूर्ण अपने साथ, चाहे वो जल के द्वारा बहकर जा रहा है चाहे वायु के द्वारा बहकर जा रहा है, एक इस समय तब आता है जब वो लास्ट में जाके जब चाहे नदी का वेग कम पड़ जाए या फिर हवा की गति कम पड़ जाए तो ले जाकर के कहीं ना कहीं तो जमा होगा। तो जब अपर्दन के कारक अपने साथ में परिवहित पदार्थों को लेकर के आते हैं और अंतिम अवस्था में ले जाकर के उन्हें जमा कर देते हैं तो इसे हम निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की क्रिया जो होती है वो भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि अपरदन के कारकों का वेग, अर्थात चाहे पवन के द्वारा चाहे पानी के द्वारा वो ले जाया जा रहा है तो उसका वेग कितना है। जब बहुत ज्यादा तेज गति से जाते हैं तो निक्षेपण की क्रिया नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इनकी गति धीमी हो जाएगी निक्षेपण की क्रिया होती है। सेकंड आता है परिवहित पदार्थों की मात्रा, कितनी मात्रा में जो कंकड़ पत्थर है या मिट्टी है वो बह करके जाती है। जब बहुत अधिक मात्रा में बह करके जाती है तब वो लास्ट में जाकर के जमा होती है। धरातल का ढाल, ढाल होता है तो ढाल पर जल्दी से जो है वो पदार्थ बह करके जाते हैं।
परिवहन क्षमता में कमी, अर्थात चाहे जल है उस वह कितनी मात्रा में अपने साथ भाग करके ले जा सकता है। अपर्दन के कारक की अवस्था, और लास्ट है निक्षेपण का स्थान, अर्थात लास्ट में जाकर ये कहाँ पर उन कंकड़ पत्थरों को जमा करते हैं। तो इस तरीके से अनाच्छादन की क्रिया के अंतर्गत हमने तीन चीजों के बारे में बात करी। पहली थी अपक्षय, अपक्षय की क्रिया हो जाने के बाद अपर्दन की क्रिया होती है, और अपर्दन की क्रिया हो जाने के बाद में निक्षेपण की क्रिया होती है। तो इन तीनों क्रियाओं के पूर्ण हो जाने के बाद जो सम्मिलित रूप से हम बात करते हैं वो हो जाता है आपका अनाच्छादन। तो जो आपका टॉपिक है डेन्यूडिएशन, अनाच्छादन, वो कंप्लीट होता है। मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया, अपक्षय के बारे में, अपर्दन के बारे में और निक्षेपण के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।